हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी का। वेलकम है इस लाइव क्लास में। हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन में आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना होगा। और जो भी आपको बताया जाएगा, खासकर से फॉर्मूले को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के वहाँ काम नहीं हो पा रहा। पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया जाता है पूरे मॉड्यूल में, तो इसलिए अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट वन को लेंगे। यूनिट वन में हमारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, उसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं ब्राउज तो सारा करूंगा, लेकिन एक दो पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं हम लोग कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या बेसिकली डेटा मैनेजमेंट है। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट टेक्निक, और उसमें क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन होता है। एनालिसिस करने के लिए यूज होता है, और वो जो रिजल्ट है उसको हम इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाते हैं। ये क्रूशियल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये बातें बिल्कुल बेसिक स्टैटिस्टिक की। और ये जो वर्ड है, लैटिन वर्ड स्टैटिस्टिकम, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिया, और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, इनको मिला करके जो है इनमें इन्हीं सबसे निकल के आया है। प्रोफेसर एच एन वेल, इनको सबसे पहले इन्होंने देखा था, और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की तरह इसको देखा था। और कई कंट्री में पॉलिटिकल साइंस यानी राजा डेटा इकट्ठा करता था और अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करने, रिवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने या कलेक्ट करने के लिए काम करता था। ठीक है, बिजनेस में यूज, कॉमर्शियल, इन सब जगह पे स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। और दो तरह के डेटा, मीन इंफॉर्मेशन, टू टाइप का यहाँ पे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। इसमें इसका मीन्स क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा से होता है, क्वालिटेटिव इसमें नहीं आता। तो जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव अगर है तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, हम उसको स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। क्या चीजें हैं? सबसे पहले डेटा कलेक्ट करिए, क्लासिफिकेशन टेबुलेट करिए, एनालाइज करिए और इंटरप्रेट करिए। इंपॉर्टेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके सेल प्रॉफिट वगैरह में इस जगह पे बिजनेस डेटा का यूज किया जाता है। वेरिएबल फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ इसमें जो है एनालिसिस हो जाता है। और एक आता है बेसियन डिसीजन थ्योरी। तो ये जो है एक बिजनेसमैन कैन सेलेक्ट द ऑप्टिमल डिसीजन टू डायरेक्टली इवेल्युएट द पे ऑफ फॉर ईच अल्टरनेटिव कोर्स, कि क्या करने से कितना मिलेगा, क्या करने से कितना नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं बेसियन डिसीजन थ्योरी, जो कि बिजनेसमैन यूज करते हैं। ये भी बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट में होती है। ठीक है, और डिमांड, कॉस्ट, प्राइसेस, डिमांड इलास्टिसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। मेडिकल में रिसर्च के लिए डेटा क्लिनिकल रिसर्च हो जाती है। और वेदर फॉरेस्ट के लिए फोरकास्टिंग में काम आता है। स्टॉक के लिए क्या है, को रीजनल रिग्रेशन एनालिसिस करने के काम आता है। टाइम सीरीज एनालिसिस आर यूज तो फोरकास्टिंग स्टॉक प्राइजेस। ठीक है, रिटर्न एंड रिस्क प्राइसेस के लिए यूज होता है। मार्केट एंड पर्सनल पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड का अगर रिटर्न वगैरह निकालना, तो बैंक में आप देखते ही हैं बहुत ज़्यादा है, क्या है, डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, करंट रेशियो, और इन सब के लिए होता है। क्रेडिट पॉलिसी जब बनाते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज करके अपना स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। स्पोर्ट्स में क्या है कि उसने मिस्टेक्स क्या करी थी उस समय पे, और उसके डेटा में पता लग जाते हैं। और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टडी डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द टीम और टीम एथलीट। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे नहीं कराएंगे, हम क्वेश्चन आंसर हम करा चुके हैं पहले ही। अब बात आती है कि ये लिमिटेशन क्या है, डीमेरिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। ये सबसे पहली बात है, एक आदमी से कोई मतलब नहीं होता है, हमेशा ग्रुप डेटा से बात करती है, एक से ज़्यादा डेटा से बात करती है, और क्वालिटेटिव डेटा को नहीं स्टडी करती है। और स्टैटिस्टिक्स के जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे एवरेज होते हैं। सब क्या होते हैं, एवरेज। चाहे मीन करें, मीडियन करें, कुछ भी, ये सब कुछ एवरेज का एग्जाम्पल होते हैं। और ये क्या है, द रिजल्ट कैन बी बायस्ड। अगर आपका सैंपल लेने वाला, अगर सैंपल लेने वाला ठीक नहीं है, यानी डाटा कलेक्शन ठीक नहीं है, तो रिजल्ट आपके बायस आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अधिकतर जो एनालिसिस होता है वो बेस्ड ऑन रिजल्ट होता है। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स में दो एस्पेक्ट आते हैं। एक होता है पॉपुलेशन, यानी जिसमें से कुछ करना है, और दूसरा होता है सैंपल। इन्हीं में से जिन लोगों को आप उठा लेंगे, मान लिया यहाँ पे 2 लाख लोग हैं, आपने 5 लोगों को उठा के या 50 लोगों को उठा के कोई बात करनी है, तो जिन लोगों को उठाया है वो होता है सैंपल।
और जो जहाँ से उठाया है बेसिकली, वो चाहे इवेंट हो, चाहे प्लांट एनिमल कुछ भी हो, वो सब चीजें क्या कहलाती हैं? पॉपुलेशन। एज ए होल पॉपुलेशन और स्मॉल पार्ट सैंपल कहलाता है। और टाइम बचाने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं कि सैंपल लेके, और सैंपल क्या होता है? सैंपल ले करके हम जो भी रिजल्ट निकालते हैं उसको ये मान लेते हैं क्या है, किसका है रिजल्ट है, ये होल ग्रुप का रिजल्ट है। अब डेटा, डेटा में दो तरह के थे, वेरिएट और वेरिएट। वेरिएट में क्या होता है? जो एक इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल क्या करता है, जो वेरी करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल में होता है। दूसरा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में क्या होता है? कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकल टर्म, कैन नॉट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकल, कॉल्ड एट्रीब्यूट। जैसे मान लिया किसी को, मान लिया हमने कहा इसका कलर फेयर है, ठीक है, वो जो है टॉपर है, तो उसमें क्या नंबर नहीं आ रहे, तो एट्रीब्यूट है उसका, ठीक है। और डिमांड है, ये सब चीजें क्या एट्रीब्यूट में आती हैं, कलर वगैरह, रिलीजन वगैरह। और जो डेटा की बात करें तो क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वेरिएबल होते हैं इसमें। और जो डेटा होता है यहाँ पे, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस इन दोनों को भी समझना है हमें। जिसमें एक डिस्टिंक्ट या डिस्क्रीट वैल्यू आती है उसको तो हम बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू। कैन टेक ओनली काउंटेबल और यूजुअली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, कॉल द डिस्क्रीट वेरिएबल। जिसमें काउंटेबल नंबर आ रहे हैं और फाइनाइट नंबर वैल्यू आ रही है, वो हमारी डिस्क्रीट होती है, ठीक है। जैसे मतलब आपकी फैमिली में मान लिया सर्वे करने का कितने मेंबर है, 5। अब 5 मेंबर पता लगे, आग बाकी चीजें पूछने लगे हो, तो ये क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो ये जो वेरिएट होता है, जो हमें बता रहे हैं कि वेरिएट के बारे में, वो एक रेंज में लिया जा सकता है, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल। कैन टेक एनी वैल्यू, वेरिएट में कोई भी वैल्यू आ सकती है, चाहे वो इंटीजर हो, इंटीग्रल वैल्यू हो, या फ्रैक्शनल वैल्यू हो। और उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल। अगर कौन सी वेरिएबल है, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, तो हम उसको कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। जैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो परसेंटेज ऑफ आप किस चीज का आंसर है, हाइट है, वेट है, ये चीजें क्या है? वेरिएट, जो डिस्क्रीट वेरिएबल में होती है। पैरामीटर एज न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या कोई फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। एंटायर पॉपुलेशन की बात देखो, पॉपुलेशन का हमेशा जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसे पैरामीटर बोलते हैं, और जो सैंपल का होता है उसे सैंपल बोलते हैं। तो पैरामीटर का जो भी कुछ आएगा उसको हम, पैरामीटर जो भी कुछ आता है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मीन एक पैरामीटर है, पॉपुलेशन का मीडियन एक पैरामीटर है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन एक पैरामीटर है। और अगर हम उसमें से सैंपल में से लेंगे तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो पैरामीटर अननोन होता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका एस्टिमेटेड या कैलकुलेटेड वैल्यू निकालना पड़ता है। और ये जो कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड जो वैल्यू निकालते हैं, वो उसी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और तो आपको पैरामीटर के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो किससे निकलती है? स्टैटिस्टिक्स, यानी जो ये आप गुणा भाग वगैरह सब करते हैं, मीन एवरेज वगैरह, ये। और इज ए क्वांटिटी ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैंपल ऑफ डेटा। इट इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अननोन वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग, मतलब पूरी पॉपुलेशन के रिलेशन में कोई हमें रिजल्ट निकालना है तो उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन की वैल्यू, अननोन वैल्यू को निकालने के लिए जो यूज करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। सैंपल ऑफ मीन, सैंपल मीन निकाल रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब हम पैरामीटर की पॉपुलेशन के मीन को निकाल रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करना के लिए हम लोग सैंपल का मीन निकालते हैं। और स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टिमेटर, यानी इसी की मदद से हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। तो हमारा एस्टिमेटर क्या है किसी चीज के बारे में? स्टैटिस्टिक्स होता है। हमारा एस्टिमेशन क्या है किसी चीज के बारे में? स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। अब बात आती है डेटा में, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो आप पहली बार जाके ले रहे हैं, चाहे डायरेक्ट इंटरव्यू से ला के ले रहे हैं, क्वेश्चन से ला के ले रहे हैं। सेंसस का भी डेटा होता है। सैंपल सेंसस और सैंपल सर्वे में क्या होता है? सेंसस जो होता है जब आप सबको शामिल करते हैं, सबको शामिल करके कुछ बात पूछेंगे तो उसे सेंसस बोलते हैं, ठीक है। और जब कुछ लोगों को सब पार्ट उठा लेंगे उसमें, तो उसको हम सैंपल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये है। आगे सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन बोलते हैं, यानी वो डेटा कभी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, आप उसको अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा, एम ब्लेयर साहब ने कहा कि जो पहले से मौजूद है और किसी और पर्पज के लिए कलेक्टेड किया था, अब आप उसको, जैसे WHO और जितने भी डेटा इकट्ठा करने वाले लोग, उन्होंने पहले से इकट्ठा करके वेबसाइट में डाला है, प्रिंट आ रहा है,
ठीक है, किसी रिपोर्ट में वो डेटा अगर आप यूज कर रहे हैं पहले से पर्पज वाला, तो वो सेकेंडरी है। और जिन्होंने इकट्ठा किया था उनके लिए वो प्राइमरी डेटा हो जाता है। एक प्राइमरी डेटा दूसरी के लिए सेकेंडरी डेटा बन जाता है। ठीक है। टैबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन, तो अब जितना भी डेटा आपने इकट्ठा किया वो रॉ डेटा होता है। उसको आपने इकट्ठा किया, अरेंज करा रेंडमली, और है जो इस तरह से होता है और बहुत लार्ज उसमें होता है, उसको क्या करना पड़ता है, क्लियर पिक्चर नहीं देता ये डेटा। तो इंटरप्रेटिंग एंड ड्राइंग एनी कंक्लूजन हमें क्या करना पड़ता है, उसको पहले कंपेरेबल करके क्या क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, और इसको अरेंज किया जाता है एक होमोजीनियस ग्रुप और क्लास अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द डेटा इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन टेबुलेशन हो गया। अब यहाँ बात आती है कि जो आपका क्लासिफिकेशन होता है किस बेस पे होता है, या तो क्वालिटेटिव बेस पे होगा या क्वांटिटेटिव। तो ये चीजें क्या है, क्वालिटेटिव बेसिस में जो वैल्यूज नहीं वो करते हैं ज़्यादा, यानी कि उसमें डिस्क्रिप्टिव एक आंसर आता है। यहाँ पर क्या होता है, जिसमें नंबर इनपुट करते हैं, क्वांटिटेटिव। जोग्राफिकल बेस में किस लोकेशन वगैरह का है। और क्रोनोलॉजिकल माने कि डेट वाइज डेटा है, वीक का डेटा है, ईयर का डेटा है, उसको क्रोनोलॉजिकल यानी जिसमें आप सीक्वेंस में डेटा पकड़ते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में जहाँ भी डेटा पकड़ेंगे उसे क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस बोलते हैं। जहाँ पर भी इसको टाइम सीरीज डेटा भी बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज, यानी कि उसमें टाइम सीक्वेंस होता है। तो कौन सा हो गया, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जोग्राफिकल बेस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस। ठीक है। यहाँ पर अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कई बार डेटा वन वे क्लासिफिकेशन वाला होता है, कई बार टू वे वाला होता है। जैसे मान लिया आपने उससे क्या पूछा, रिलीजन पूछा, उसको जेंडर ही पूछ दिया। फिर मल्टी की बात करेंगे अगर, तो टू करेक्टरिस्टिक से ज्यादा वाला होगा तो उसे मल्टी वे बोलते हैं, यानी आपने उससे रिलीजन पूछा, जेंडर पूछा, लिटरेसी पूछी, या कुछ और भी पूछ लिया। ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है कि किसी चीज का नंबर ऑफ अकरेंस, कोई डेटा कितने बार आया, तो जितने बार आता है हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और कई बार जो वैल्यू होती है, जैसे मान लिया आपने किसी की हाइट ली, तो आप 20 लोगों की हाइट ले रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 फीट 2 इंच 2 लोगों की आ जाए, 5 लोगों की आ जाए। तो जो एक से ज्यादा बार अक्कर्स हो जाता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द वैल्यू इज टर्म्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेंज एक आप बोल सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो उसने कहा the way represent the data from a table consisting of the values of variable with the corresponding frequency field। अब डिस्ट्रीब्यूशन है टेबल में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनाइज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। तो लेफ्ट कॉलम कॉल द क्लासेस। अब यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास आ गई कि भैया 5 से 10, 10 से 12, ये आपका एक रेंज हो गई। अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आया, नंबर इंटरवल, यहाँ तो नंबर इंटरवल, और राइट कॉलम में क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 5 से 10 के बीच में 50 लोग हैं, 10 से 15 के बीच में 15 लोग हैं, इस तरह से ही होता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट क्या होता है, जो बेसिकली डिफरेंस होता है लोअर क्लास और जो अपर क्लास का क्या है डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो लोअर वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास। बेसिकली क्या है, यहाँ पे विद इन टू वैल्यूज के बीच में जो फॉर्म होता है उसे हम क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल बोलते हैं, जैसे 5 से 10, 10 से 12। और ये इन्हीं के जो बीच का ये क्लास लिमिट है और क्लास इंटरवल है। अब इनके बीच का गैप निकाल लो। तो अगर हम क्लास विड्थ से क्लास, इसी को हम लोग क्लास लेंथ, क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्या, अपर से माइनस। तो इसका मतलब इनकी जो क्लास विड्थ है, क्लास लेंथ कितनी है, 5 है, दोनों 5 है। और मिड वैल्यू का तो सिंपल दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब इसमें डेटा दो तरह का होता है, एक्सक्लूसिव। कल एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था सर के, उसमें से एमसीक्यू से निकाल के। तो एक्सक्लूसिव टाइप क्या होता है, इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव टाइप में क्या होता है, ये वाला डेटा इसमें शामिल नहीं होता। अगर आपको 10 उठाना है तो 10 यहाँ आएगा, यानी ये वाला जो डेटा है एक्सक्लूसिव है, ये इसमें शामिल नहीं होगा। कौन सा वाला, हायर रेंज वाला। कौन सा वाला, हायर रेंज। अगर मैं कहूंगा आपसे कि 30 कहाँ होगा, तो 30 इसमें नहीं होगा, किसमें होगा, इसमें होगा। ठीक है। ये होता है एक्सक्लूसिव टाइप डेटा। अब यहीं पे इंक्लूसिव, इंक्लूसिव में क्या होता है कि 0 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। आपसे पूछा जाए 10 कहाँ होगा, यहाँ होगा। आपसे पूछा जाए 14 कहाँ होगा, यहीं। मतलब 10 और 14 दोनों इसमें है, इसीलिए इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। 10 और 14। और ये आमतौर पर तब यूज किया था जिसमें
होल नंबर का मामला होता है। जहाँ होल नंबर पे डेटा करा जाता है तो आमतौर पे इस तरह के इंटरवल को यूज किया जाता है, जहाँ पे होल नंबर का डेटा लिया जाता है। ठीक है। जैसे एज लेनी है, होल नंबर में लेनी है, तो अगर आप एज होल नंबर में लेंगे तो यहाँ पर आए, 0 से 4 यहाँ है, 5 से 9 यहाँ पे है। ठीक है। और इसी डेटा को हम लोग, अच्छा क्लास बाउंड्री क्या होती है? क्लास बाउंड्री का मतलब होता है जब आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि कैन बी कवर्ड एक्सक्लूसिव टाइप यूजिंग द फॉर्मूला। तो एक्सक्लूसिव, अच्छा ये बता रहे हैं कि आप एक्सक्लूसिव को कहीं पे भी इंक्लूसिव बना सकते हैं। इंक्लूसिव क्लास कैन बी कन्वर्टेड टू एक्सक्लूसिव क्लास एंड न्यू क्लास इंटरवल क्लास कहा क्लास बाउंड्री। यानी कि जब आप क्या करते हैं, किसी एक्सक्लूसिव वाले को, इसको इंक्लूसिव वाले को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट है। तो पीछे हमने देखा था क्या था वहाँ पे, 5 से 9 था और 10 से 14 था। अब अभी ये क्लास बाउंड्री नहीं बन पा रहा है, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे लाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे लाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं। यानी 4.5 से 9.5 तक हो जाएगा और 9.5 से 14.5। यानी अब हमारा कोई भी डेटा छूटेगा नहीं। जैसे ही 9.5 बनेगा तो वो यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही 9.4 रहेगा तो यहाँ तक रहेगा। तो क्लास बाउंड्री क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि इंक्लूसिव, जब आप यहाँ पे कर रहे थे ना ये 5 से 9, 10 से 4 में, तब नहीं बन रही थी, लेकिन जब आपने ये कर दिया तो उसकी क्लास बाउंड्री का काम, मतलब क्लास बाउंड्री के रूप में इसको यूज कर लिया था। ठीक है। क्लास इंटरवल भी बोलते थे। और क्योंकि अगर आप 5 से 9 में डिफरेंस करते तो 4 आता, तो जबकि ये क्लास बाउंड्री कितने की है, ये 1, 5, 6, 7, 8, 9 की, 5 की है, तो माइनस करके तो आता नहीं। तो इसको जब हम ऐसा कर लेंगे तो डेफिनेटली माइनस करके 5 आएगा ही आएगा। ठीक है। ओपन क्लास इंटरवल क्या होता है, जहां पर पहली और आखिरी वाली कभी कभी रेंज नहीं पता होती। जैसे पहले में उसने 5 से 10 नहीं लिखा है, 0 से 10 नहीं लिखा, उसने कहा बिलो 10, यानी कि अगर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भी इसमें आएगा, 5 डिग्री है तो भी यहाँ आएगा, -4 है तो भी यहाँ आएगा, तो या -100 भी है तो भी यहाँ आएगा। तो बिलो और एबव में जब ऐसा लिखा होता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन क्लास इंटरवल। और क्लोज में क्या होता है, अच्छा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पूरी वैल्यूज में आपकी वैल्यू कितनी है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल लोग कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक के टोटल लोग देखे, 32 लोग हैं मान लिया, तो 32 में इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी, ये होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, रिलेटिव। और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, यानी यही हो जाएगी 37.5। यही यही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 37.5 हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अगर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे बोलते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब होता है जो आपका टोटल है, टोटल में से यहाँ कितना वैल्यू हो। तो डेंसिटी ऑफ क्लास इंटरवल क्या कहते हैं, क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, विड्थ ऑफ क्लास, क्लास की फ्रीक्वेंसी, विड्थ ऑफ क्लास मान लिया 5 है, और उसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है 3 आ रही। ठीक है। और ये हमने पहले ही देख लिया था, डिस्क्रीट होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल, तो इसमें बोला हुआ वेरिएबल टेक डिस्टिंक्ट वैल्यू जिनकी होती है उसको डिस्क्रीट। जैसे मान लिया एक सर्वे किया यहाँ पर, नोन नंबर ग्रेजुएट इन 10 फैमिलीज एट रैंडम, और रिजल्ट ऑफ रॉ डेटा कोड भी। तो उसमें क्या, हमारे वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, अब किसी फैमिली में गए, उन्होंने कहा हमारे वहाँ ऐसे कितनी फैमिली है, 0 पोस्ट ग्रेड वाली 2 फैमिली निकली, और एक वाली इतनी निकली, और जिस 4 ग्रेजुएट वाली पोस्ट पीजी वाली फैमिली एक निकली। तो ये क्या डिस्क्रीट वेरिएबल वाला है। और अगर हम इसी में बात करेंगे कॉन्टिन्यूस वाली, तो कॉन्टिन्यूस वाले में क्या है कि वेरिएबल टेक वैल्यू विच आर एक्सप्रेस इन क्लास इंटरवल विद इन द सर्टेन, यानी कि उसके रेंज में आ रही है। एक यहाँ से यहाँ तक 15 से 20 तक कुछ भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है उसे कंटिन्यूस बोला। और यहाँ पे बोला कि 0 ही होनी है, तो ये हो गया। तो ऐसी चीजें डिस्क्रीट है जिसमें एक सर्टेन वैल्यू को चेक कर रहे हैं, और अगर आप रेंज को चेक कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी इसी में हमने क्या करा, इस डेटा को ऐसे ब्रेकअप में कर दिया। तो 15 से 20 के कितने लोग हैं इसमें ढूंढ लिया हमने, 15 से 20 केवल कितने, एक लोग आ गए यहाँ पर। ऐसे ही हमने 30 से 35 ढूंढ लिया, तो 30 से 35 में 4 लोग आ रहे हैं, तो 4 लोगों करेंगे, 30 से 35 में आ जाएगा 1, 2, 3, 4 लोग आ गए। तो ऐसे ही कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में
एक रेंज में से वैल्यू उठाते हैं, डिस्क्रीट में से एग्जैक्टली एक वैल्यू में से कितनी फ्रीक्वेंसी। तो जब एक ही वैल्यू की फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो वहां पर ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, आपका ये जो है, एक फैमिली वाले 5 लोग हैं, एक मेंबर वाले, 2 मेंबर वाले 7 हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे एक और दो वाले कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 में 7 ऐड कर देंगे। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या कहलाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑफ नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये नीचे को आ रही है। अब ऐसा भी होता है, हम नीचे से भी ऊपर आते हैं, इसको समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए कि भैया 4 से ग्रेटर कितने हैं, 4 से ग्रेटर, तो 4 या 4 के साथ मिला के 4 और 4 से ग्रेटर कितने, इतने लोग हैं। तो आप इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हुआ है, आपने बना रखा है, आपने पहले से बना रखा है, नीचे से ऊपर यहाँ तक गए तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, 21। तो अगर आप ऐसे जो 21, अगर आपसे बोला जाए दो एंड उससे बड़े, अगर आप बोलेंगे 2 से बड़े तो केवल इतना आएगा। आप बोलेंगे 2 एंड 2 अबाउट 2, तो आपका, तो यहाँ से जब भी ग्रेटर पूछा जाएगा, उनसे ज्यादा वाले बताओ पूछा जाएगा, तो नीचे से ऐड किया जाएगा, और लेस देन पूछा जाएगा तो ऊपर से ऐड किया जाएगा। ये लेस देन फ्रीक्वेंसी होती है, ये ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और इसी में आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ निकाल रखी है, क्या कर रखा देखो, आपने क्या करा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नीचे को गए तो लेस देन है, नीचे से ऊपर को गए मोर देन है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देखा था क्या करते हैं, जितनी वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको 70, यानी कि ये कैसे आए, 8/76। दूसरी कैसे आ जाएगी, 15/76। फिर क्या आ जाएगा, 25/48, 16/27, ऐसे करके आई, ठीक है। तो ये क्या आ रही है आपकी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, क्योंकि अपॉन करके होती है। और इसकी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन सकती है, इस रिलेटिव की। ये आप ऐसे करते जा रहे हैं तो लेस देन वाली बन रही है, और आप अगर आप ऐसे करके जा रहे हैं तो ये मोर देन वाली बन रही है। दोनों तरह की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी बन सकती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके आगे फिर हम उसको, उसी चीज को, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी बनी है तो उसका हमने लेस देन और मोर देन निकाल लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे, क्वेश्चन हमने पहले क्लास में करा रखे हैं, ये केवल एक रिवीजन की क्लास है, तो इसलिए जो है, तो ये हमारा पहला वाला जो है यूनिट, इसमें इतना ही चीज आपके बारे में थी। अब हम बात करते हैं दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वाला, जिसका नाम है, क्या है दूसरे वाले का, सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला हमने लेक्चर आपको पहले प्रोवाइड कर दिया था, आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं कि देख लिया होगा, नहीं देखा है तो फिर कुछ ना कुछ मिस आप कर सकते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग और स्टैटिस्टिक्स, दो ऐसे यूनिट हैं जिसमें 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, 6 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से तो हो सकता है आपके काम अभी भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये बताने के लिए बनाया हुआ है कि आपके जितने चैप्टर हैं, ये एकदम प्योर इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं। और दूसरा, सैम्पलिंग से कनेक्टेड है एस्टिमेशन, और इन दोनों के बाद एक्सटेंशन होता है कोरिलेशन पे, फिर आता टाइम सीरीज पे। ये दोनों अपने आप में अलग चैप्टर हैं, ठीक है। और एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर। अच्छा, आपको वो नहीं मिल रहा, आप बहुत बता भी नहीं रहे कि शेयर स्क्रीन नहीं हो रही है। हम्म। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स हो गया हमारा, सैम्पलिंग से कनेक्टेड एस्टिमेशन है, दोनों चैप्टर को लगातार लेके चलेंगे। फिर उसके बाद कोरिलेशन, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी और प्रोबेबिलिटी, इस तरह के इतने चैप्टर यहाँ पर हैं। और अगर प्रॉपरली आज भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक हमने सुबह 6 घंटे की क्लास एक चैनल पे चलाई हुई है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इस पूरे वाले मॉड्यूल को 2 बार कर ले रहे हैं, तो भी हो सकता है कल आप वहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया था सब, इससे काम करते हैं। अब सैंपल क्यों है, हमें पता है कि भाई पूरे का काम एंटायर डेटा से हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सैंपल ले लेते हैं, और सैंपल से हम क्या करते हैं,
जनरलाइज करते हैं होल डेटा के रिजल्ट, यानी कि उसी से हम बता देते हैं भाई पूरे लोग भी ऐसे ही है। मान लिया 5,000 लोगों में से 100 लोगों से आपने पूछा स्मोकिंग करते नहीं करते, उन्होंने कहा 10% आया, तो हम कह देंगे जी 10% लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो मार्केट सर्वे करना है, इंटरव्यू कंडक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो ये सब सैंपल करते हैं, सबका नहीं लेते हम इंटरव्यू, ठीक है। टी का टेस्ट करना है तो थोड़ा सा पोर्शन लेके कर देते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, एज ए होल जो होता है, रेफर नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो द आइटम। तो पीपल का मतलब केवल लोग नहीं है, आइटम, ऑब्जेक्ट, इवेंट और हैपनिंग सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन में। फिर उसके बाद सैंपल क्या होता है, उसी का पार्ट और सबसेट होता है। और सैंपल एंड पॉपुलेशन की बात करें तो दोनों में ही कुछ कैलकुलेशंस करी जा सकती है, चाहे वो सैंपल की हो या पॉपुलेशन। क्या निकाल सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड, ये चार मेजरमेंट होते हैं, चार मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम यही काम सैंपल के लिए करते हैं तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। और यही काम हम पॉपुलेशन के लिए करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे लिया हुआ है, ये पॉपुलेशन का काम है तो उसको हम पैरामीटर, और सैंपल को हम स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं। पॉपुलेशन जब भी हम बात करेंगे तो साइज को कैपिटल एन से, मीन को म्यू से, इसके मीन को एक्स बार से, इसके साइज को स्मॉल एन से। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे इसका तो हम निकालेंगे इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, केवल सिंबॉलिक चीज है। आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सैम्पलिंग की जब भी हम बात करेंगे तो हम लोग क्या करें, जितनी द यूनिट्स अंडर स्टडी आर कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट, यानी जितने को हमने उठा लिया वो हर एक को हम सैम्पलिंग यूनिट बोलेंगे। और जितने टोटल उठाए हैं उनको हम सैंपल का साइज बोलते हैं, ठीक है। और सैम्पलिंग के दो मेथड होते हैं, रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम का मतलब होता है आपने आंख बंद कर ली, 200 लोग बैठे हुए, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया, ऐसे करके उसमें आपके मन से कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, आपको जो जैसा जब मन आया होता है। और नॉन रैंडम में क्या होता है, आपने खड़े हुए और आपने डिसाइड कर लिया कि ऐसा करो यार, ये 10 इधर वाले जो 10 बैठे हैं इनसे पूछ लो। तो आपने रेंडमाइजेशन नहीं किया, यानी कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनके चुने जाने के चांस खत्म हो गए। रैंडम में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सबकी रहती है, पता नहीं किससे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ठीक। तो जो जब आपने स्कूल डेज में देखा हो, जो आगे बैठे रहते हैं या पीछे बैठे रहते हैं, तो वो अधिकतर टीचर इनसे बैठ रहा है, तो वो क्या है, जजमेंट सैंपलिंग है। या वो कोई ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है तो पीछे वालों से ही पूछ रहा है, तो वो क्या, जजमेंट सैंपलिंग है। तो कोई सवाल पूछा इन्होंने नहीं बताया तो इसका मतलब पूरे क्लास को नहीं आता, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। तो आप कभी यहाँ से पूछें, कभी यहाँ से पूछें, तो ये इस तरह। तो इसमें जब हम देखेंगे तो ये जो जजमेंट सैंपलिंग है वो नॉन रैंडम कहलाती है। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, उसमें सबके चांस होते हैं। जजमेंट सैंपलिंग में क्या होता है, हम लोग, वो जो बंदा होता है वो अपनी नॉलेज या ओपिनियन पहले से लगा के कुछ लोगों से पूछता है, कहते हैं इनको तो छोड़ दो, इनसे कुछ नहीं होना, उनसे पूछ लो, चार वाले से पूछ लो, ऐसे करके उसने अपना दिमाग एक्सपीरियंस यूज कर लिया, तो उसे जजमेंटल बोलते हैं, यानी नॉन रैंडम बोलते हैं, ठीक है। वो उसके एक्सपीरियंस पे बेस होती है। और ये क्या है, पायलट और ट्रायल सैंपल के लिए कहते हैं कि पूरे शहर का सर्वे करना, तो कहते हैं चलो ऐसे दो कॉलोनियों में जाओ, वहां से उठा लाओ, पहले देखते हैं फिर हम बात करेंगे आगे। तो ये क्या है, जजमेंटल सैंपलिंग है, ठीक है। न्यूज़पेपर कहीं लॉन्च करना, इस तरह की बातें जब देखी जाती हैं, ठीक है। लिमिटेशंस होती है यहाँ पर, इसके लिए क्या है, सैम्पलिंग में क्या है, और रिगरस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विच इज पॉसिबल विद द रैंडम। अगर आपको सही से करना है तो आप रैंडम से ही कर सकते हैं, जजमेंटल से नहीं कर सकते। एडवांटेज क्या होता है, थोड़ा सा कन्वीनियंट होती है, टाइम को सेव कर देती है, और सक्सेसफुली इवन इफ द कैन नॉट बी टेस्ट देयर वैलिडिटी, तो कभी कभी यूज की जाती है। वी कैन, हम कभी कभी सक्सेसफुली भी हो जाती है लेकिन हम उसकी वैलिडिटी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसकी वैलिडिटी को यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे टाइप देखेंगे, जो हमारे सैम्पलिंग देखी है उसके क्या कुछ, तो कुछ टाइप होते हैं सैम्पलिंग के, कुछ टाइप होते हैं, चार तरह की रैंडम सैम्पलिंग होती है, उनको हमें देखना है। इसमें से एक क्वेश्चन जो जो आपका आ जाता है, एक होता है बायस सैम्पलिंग, यानी सैंपल लेने वाला किसी किसी तरह कुछ उसका एक इंक्लिनेशन है। तो जब वो उसे मान लिया कहीं मेले में गया, उसे बच्चे पे आ रहे हैं, तो वो ज्यादातर 10 लोगों से पूछा, उसमें से 7 लोगों से बच्चों से पूछ लिया उसने सवाल। तो ये बायस्ड है वो किसी बात में, ठीक। एफडीआई प्रिंट मीडिया में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर वालों ने बोला साहब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका मालिकाना हक छिन जाएगा, बाहर के लोग आ जाएंगे, ठीक है। अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्शन फ्रॉम बायस सैंपल वुड नॉट ट्रूली रिफ्लेक्ट प्रॉपर ओपिनियन, ठीक है। तो बायस सैंपल से अच्छा रिजल्ट नहीं आते हैं।
जबकि हम रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं तो उससे रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट जो हो जाती है थोड़ी सी हो जाती है, और एरर जो है अवॉइड हो जाती है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग के चार तरीके होते हैं: सिंपल, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो इसमें आता है। सिंपल रैंडमिंग में किसी को भी कहीं से उठा लो। सिस्टमेटिक में क्या होता है, हम लोग मान लिया यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हमने कहा कि चलो यहाँ से शुरू करते हैं और इसके बाद हर 10वें आदमी से पूछ लेंगे। तो जो पहला पॉइंट है, एक तो ये तो रैंडम में आ गया, लेकिन उसके बाद उसने एक गैप कर लिया, या वो आया तो उसने यहां से शुरू किया और उसने कहा चलो भाई हर 5 मीटर पे जो बैठा हुआ उससे उठा लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा एक सिस्टम लगा दिया। पहले वाला तो बिल्कुल हैपेजार्ड है, एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, फिर यहाँ वापस आ गया, फिर यहाँ चला गया, इधर 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 कहीं से भी ले लिया। दूसरे वाले में लेना तो मतलब रैंडम का मतलब है कि सबके आने का चांस बने। अगर आप हर बार यही गेट से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कई बार इन बीच वाले लोगों का नंबर टूट जाएगा। सिस्टमेटिक में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी हो सकता है, उसके बाद हमने क्राइटेरिया ले आते हैं, और इन दोनों के बारे में आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल रैंडम में तो कोई बात ही नहीं, इक्वल प्रोबेबिलिटी सबकी होती है। यहाँ पर सिंपल रैंडम को हम कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि सबके चांस है 4C2, ABCD है, और दो दो का ग्रुप बनाना है। इसमें से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पूछ लेता है कि NCR का मतलब क्या होता है। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R अपॉन फैक्टोरियल माइनस R। ठीक है, तो अगर मान लिया NCR है तो फैक्टोरियल N क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और फिर अपॉन में फैक्टोरियल R यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, -4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। तो हम करेंगे तो 4 3 2 1 अपॉन 2 × 2, 2 से 2 कटा कितना आ गया, 6। कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कितने ग्रुप बनेंगे। अगर चार लोगों में से दो दो के ग्रुप बनाने तो 6 ग्रुप कुल मिलेंगे। ऐसे ही मान लिया 10C4 हो सकता है, तो 10C4 होने का मतलब क्या है, 10C4 होने का मतलब है 10 9, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, 10C8 कर लेते हैं आसान करने के लिए। तो 10C8 में आप शॉर्टकट ऐसा कर सकते हैं कि आप 8 तो इसमें से पूरे पूरे हटा ही लीजिए, तो बचेगा 10 और 9। नीचे क्या बचेगा, फैक्टोरियल 8 तो कट गया उसे, यानी 10 9 फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 8 नीचे भी है, और माइनस करके फैक्टोरियल 2, यानी कितना हो गया, 9 × 5 = 45 ग्रुप बन सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो आप प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड में अगर आपका एक कार्ड को चूज करने के बाद बाहर रख देते हैं तो उसे बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। या कई बार आपने प्लेइंग कार्ड लिए, आपने किसी का चूज करो, उसने कहा साहब 10 आया, आपने इस 10 को दोबारा से इसमें शामिल करके फिर तीसरे से पूछा, तो ये वाली तो विद रिप्लेसमेंट है अगर आप उसी में शामिल कर लेते हैं। और अगर जो बाहर चलता जाएगा, जैसे आपको टीम बनानी है, तो टीम में 20 लोग हैं मान लिया, 20 में आपको 5 लोगों की टीम बनानी है, तो आपने 5 पर्ची उठाई, यहाँ रख लिया, इनको बाहर कर लिया। फिर 5 उठाई 15 में से, इनको बाहर कर लिया। फिर 5 उठाई 10 में से, इनको। तो ये तो होगी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने एक बार इसको बाहर कर लिया फिर उसको अंदर वापस नहीं बुलाया। ठीक है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है, जहां पर हम कुछ काउंटिंग, थ्योरेटिकली काउंटिंग ना कर पाए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आपके वो कितने होते हैं, सर में बाल कितने होते हैं, तो सर में बाल हम लोग काउंट कर सकते हैं, कोई बताएगा जल्दी से। सर के बाल इनफाइनाइट है, नहीं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। है तो फाइनाइट, गिन लेकिन तो सकते ही हैं चाहे बहुत 5 दिन लगे, टाइम लेगा सर। लेकिन थ्योरेटिकली हम उसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट हम लोग बोल दे रहे हैं। यानी कि जैसे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो कभी खत्म होंगे ही नहीं, तो वो इनफाइनाइट हो गए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे स्टार है, गिने तो जा सकते हैं, बाल गिने जा सकते हैं, और एक मुट्ठी चीनी में कितने पार्टिकल गिने जा सकते हैं, लेकिन हम उसको कहाँ कैटेगराइज कर लेते हैं, या तो बिल्कुल गिने ही ना, मतलब नंबर उनका खत्म नहीं हो रहा। अब एक मुट्ठी चीनी तो खत्म तो हो सकती है, लेकिन हम उसको भी कहाँ ले लेते हैं, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में। ये लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली लार्ज फाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट है लेकिन वो क्या है, लार्ज फाइनाइट है, तो उसको हम लोग वो कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग का सिंपल है, यहाँ पे 1,000 एम्प्लॉय हैं, आपको 50 लोगों का इंटरव्यू लेना है, आपने स्लिप पेपर डाला, सबका नाम है, तो उसमें क्या है कि सबका नाम लिख कर पेपर डाला था, उसमें कितनी उठा ली, 50 उठा ली। ठीक है, तो ये क्या है, रैंडम, किसी का भी नंबर आ सकता था। और ये
कम नंबरों में तो काम कर सकती है, बल्कि 1000 भी ज़्यादा ही नंबर है। और अगर मान लिया 50,000 लोग हैं, उसमें से 100 निकालने, तो पर्ची लगा के तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या है, कंप्यूटर वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, कंप्यूटर वगैरह का यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितनी बात बढ़ी हमने सिंपल रैंडम के लिए पढ़ी। अब सिंपल रैंडम में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में उन्होंने क्या बताया, सिस्टमेटिक में आपका तीन चीजों पे ऑर्डरिंग कर देते हैं। यानी क्या कहते हैं, टाइम, ऑर्डर, स्पेस। टाइम का मतलब आपने मैच के गेट में खड़े हो गए और हर 5 मिनट में जो बंदा आया उससे पूछने लग गए। तो अब 5 मिनट में कोई भी आ सकता है, थोड़ी देर में एक परिवार आ सकता है, थोड़ी देर में 5 दोस्त आ सकते हैं, थोड़ी देर में 5 गर्ल्स आ सकती हैं, थोड़ी देर में 5 प्रोफेसर आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है इसमें। या आपने कहा जो एंट्री कर रहे हैं, हर 10वां बंदा, हर तीसरा बंदा, हर तीसरा बंदा है, तो ऐसा भी हो सकता है। या तो आप टाइम से गैप ले लें, या नंबर से ले लें, या स्पेस से। यानी हर जो बैठे हुए हैं, हर 100 मीटर पे जो बैठा हुआ, हर 100 मीटर पे जो बैठा उससे पूछ लिया। तो ये तीन तरह की सिस्टमेटिक सैंपलिंग होती है। तो इसमें क्या है, आपने बोला हुआ एवरी 20th एम्प्लॉय। तो 20th एम्प्लॉय क्या हो गया, आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी थोड़ा सा होता है, बट जिसने कहा सारे एलिमेंट के इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के, बट ईच सैंपल डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग में हर एलिमेंट का चांस तो बनता है सेलेक्ट होने का, बट ईच सैंपल डज नॉट हैव, मतलब सबका चांस इक्वल नहीं होता है। किसी के भी आने का चांस तो बनता है, लेकिन किसी का चांस कम और ज्यादा हो सकता है यहाँ पे सिस्टमेटिक वाले में, ठीक है। फिर अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो, इसमें से एक क्वेश्चन कल आपका जरूर आने वाला है। क्या, स्ट्राटाफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर, इन दोनों में ही पहले ग्रुप बना लिया। यहाँ पर लो इनकम ग्रुप के हाउसेस हैं, यहाँ पर मीडियम इनकम ग्रुप के हाउसेस हैं, यहाँ पर हाई इनकम ग्रुप के हाउसेस हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको बोला सैंपल लेके आओ, तो अलग अलग नजरिया हो सकता है आपका। क्या नजरिया हो सकता है, आपने यहाँ से उठाया, और यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया। तो जो ये तीनों लोग उठाएंगे, S1, S2 और S3, इन तीनों में एक खूबी है। क्या, इनके जो भी यहां से हम उठा रहे हैं अंदर से, ये होमोजीनियस करेक्टर के होंगे। कैसे होंगे, होमोजीनियस। यानी homogeneous। इनके अंदर के करेक्टर एक होंगे, इनके करेक्टर एक होंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम इन दोनों का कंपेयर करने लग जाए, तो वो हो सकता है उसमें थोड़ी सी हेट्रोजीनियसी आए। क्यों, क्योंकि ये नदी के किनारे रहते हैं, ये मेन रोड के किनारे रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा फर्क आ सकता है। या दूसरी तरह से हम बोले कि आपके पास 3 कॉलोनीज हैं, आपने क्या करा, एक कॉलोनी को यहाँ से, एक S1 यहाँ से उठाया, और एक S1 यहाँ से, S2 यहाँ से उठाया, और एक यहाँ से उठाया। तो ये जो एग्जाम्पल है, जब आपने, अच्छा एक बात है, दोनों ही उसमें आपने ग्रुपिंग करनी जरूरी होती है। बिना ग्रुपिंग करे ये काम नहीं हो सकता। तो बड़ी बड़ी जो प्लांट सिटी होती है उसमें ग्रुपिंग पहले से होती है, आराम से हो सकती है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे भीड़ में घुसे हुए हैं जहाँ कोई ग्रुपिंग डिमार्केशन नहीं हो सकता, तो वहां पे ये दोनों सैंपलिंग काम जल्दी से नहीं कर पाती, या ब्रॉड लेवल पे काम करती हैं। अभी बताते हैं कैसे करती हैं। तो ब्रॉड लेवल का, इतने मैदान में 2 लाख लोग हैं, तो आपने क्या करा, आपने ये मान लिया कि भैया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, थोड़ा यहाँ से पूछ लिया, थोड़ा यहाँ से पूछ लिया, थोड़ा यहाँ से, ऐसे करके वो कर रहा। तो अगर S1 के बीच के सब लोग एक जैसे हैं, होमोजीनियस करेक्टरिस्टिक, क्यों है, क्योंकि इनकम ग्रुप एक है। S2 के इनकम ग्रुप एक है, ये भी अंदर अंदर होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। लेकिन जब हम इन तीनों को ला करके एक साथ कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, यानी इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो ये वाले के रिजल्ट और ये वाले के रिजल्ट जब कंपेयर करे जाएंगे, यहाँ एवरेज इनकम आ रही है 20,000, यहाँ आ रही है 50,000, यहाँ आ रही है 80,000। जब इन दोनों को करेंगे तो ये दोनों मिल नहीं रहे, यानी इन दोनों का कंपैरिजन हेट्रोजीनियस है। तो ऐसी सैंपलिंग को हम स्ट्राटाफाइड बोलते हैं। लेकिन इसी में अगर आपको क्लस्टर सैंपलिंग करनी है तो वो भी हो सकती है। तो क्लस्टर सैंपलिंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्लस्टर सैंपलिंग के आपको, आपने ऐसे करके एक सैंपल लिया,
एक। उस सैंपल में कुछ लोग यहाँ से पिक किए, कुछ लोग यहाँ से पिक किए, कुछ लोग यहाँ से, इसका नाम रखा C1। अब जब आपने ऐसे पिक किए हुए हैं, तो आपको बताना है क्या C1 के जो अंदर के लोग होंगे वो सेम होंगे या अलग अलग होंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये बताओ। अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे, यानी इनके C1 के अंदर के जो लोग हैं वो हेट्रोजीनिटी है उसमें, अलग अलग है। फिर आपने दूसरा वाला ऐसे करके ले लिया, इसके C2 के भी हेट्रोजीनियस होंगे। फिर आपने तीसरा वाला ऐसे करके कुछ ले लिया, C3, ये भी हेट्रोजेनिटी। लेकिन जब आपने कंपैरिजन किया किसका, C1 C2 C3 का, तो तो वो होमोजीनस सिमिलरिटी होंगे। आने के चांस है। यानी क्लस्टर वो होता है जब दो ग्रुप के रिजल्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस हो जाए। होमोजीनियस होते होमोजीनियस। हैं। तो ये दो चीजों का है। और जैसे ये मैंने मेले को चार भागों में बांटा, बता सकते हैं ये चारों भाग स्टार्टा है या वो है क्लस्टर। क्लस्टर। ये चार भागों में बांटा, एक मेला है, मेले के चार भाग हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा मेले में चारों तरफ है क्या। जैसे मान लिया यहाँ पे तो बच्चों का सामान रखा हुआ है, यहाँ पे हाउस होल्ड गुड रखे हुए हैं, यहाँ पे वीडियो गेम रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई एडवेंचर गेम है। तो आप जब चारों जगह से लेके आ रहे हैं, तो चारों जगह से लेके आ रहे हैं, अब बताओ क्या होगा ये स्टार्टा है। क्यों, स्टार्ट ऑफ है। इधर से जिसको भी लेके आएंगे वो एक ही जैसी चॉइस वाले होंगे, इधर से जिसको भी लेके आएंगे वो एक ही जैसी चॉइस वाले होंगे, इधर से जिसको लाए, तो ये स्ट्राटा बने। अब आपको इसी में क्लस्टर करना है। तो क्लस्टर करने के लिए क्या होगा, आपने एक आदमी भेजा, वो पूरे ऐसे करके गया, यहाँ से चला और यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, कुछ 10 लोगों से बात करके आ गया, तो C1 हो गया। अब दूसरा आदमी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, C2 हो गया। तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन कैसी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये दोनों हमने बता दिया। जब हम क्लास लेते हैं तो एक एक लाइन को पढ़ के आपको बताते हैं उस समय। अगला आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सा मतलब ये है कि यहां से लेकर के यहां तक सैंपल के रिजल्ट जो हैं, सैंपल के जो रिजल्ट हैं, सैंपल जो उठाया है आपने, जहां से जहां तक उठाया है उनकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं आप लोग। क्या करते हैं, उनकी कैलकुलेशंस, या तो आप उनका क्या निकालना है, सबका मीन। तो ऐसा हो सकता है कि एक आपने सैंपल 1 उठाया, सैंपल 2 उठाया, सैंपल 3, तो सैंपल 1 का मीन निकाल दिया, सैंपल 2 का भी मीन निकाला, सैंपल 3 का भी निकाला, सबका आपने मीन निकाला। तो यहाँ पे क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन में, ईच सैंपल फॉर पॉपुलेशन हैज ओन मीन्स। हर सैंपल का ये होगा, हर सैंपल का मीन अलग होगा, हर सैंपल का सेंट्रल टेंडेंसी या ये सब कुछ अलग होगा। तो उससे क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स दैट कंप्यूटेड फॉर ईच सैंपल वुड वेरी। अब इसका जो S1 का मीन है हो सकता है 5 आ जाए, S2 का मीन 7 आ जाए, S3 का 3 आ जाए, S4 का 4, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि 5 बॉय हैं, तीन तीन के ग्रुप बनाने, तो ये 5C3, यानी कि मैंने बताया था कि जो जब भी आप इसे करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं आप, यानी कि 5C3। तो 5C3 का मतलब है आपने कहाँ तक कर दिया, 5 4 3 2 1 कर लिया, अपॉन, अब ये नीचे वाला कितना है, 3 है, तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 2 1। फिर क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है, 5 - 3 यानी कि 2। तो ये वाला छोड़ दो, जो जो माइनस करके आता है उतने लोगों को वहां पे ऊपर वाले को नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली कट जाते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर जो फैक्टोरियल 3, आप चाहे इसको कैंसिल कर लें, इसको कैंसिल कर लें, एक ही बात होती है। आप चाहते तो इसको 5C3 को ऐसे भी लिख सकते थे कि नीचे कितना है, 3 है ना, तो आप सिर्फ क्या लिख सकते थे, क्यों, 5C 5 6 2 फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 क्या हो जाते हैं, कैंसिल। केवल क्या लिखना पड़ता नीचे, 2 × 1।
तो 2 into 1 करते तो 10 आता। तो आप चाहे इस तरह से करें, इस तरह से करें या फुल करें, एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन, ये क्या है, पॉपुलेशन 5 लोग हैं, आपने सैंपल उठाया, उसका साइज क्या रखा हुआ है यहाँ पे, 3। तो 5 लोग में तीन तीन के कितने ग्रुप बनेंगे, 10 ग्रुप बनेंगे। जैसे पहला वाला, इसको उठाया, इसको उठाया और इसको उठाया। दूसरे वाले में क्या करा इन्होंने, इसको उठाया, इसको उठाया और अब की बार इसको उठा लिया। तो कुल मिला के इतने बने। ये है पॉपुलेशन, सैंपल का साइज है 3, टोटल सैंपल बनेंगे 10। ठीक है। अब हर सैंपल का, अभी हमने पीछे देखा था, मीन अलग हो सकता है। हर सैंपल का मीन अलग हो सकता है। ठीक है। और ये जो मीन आता है, इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो कि इनका जो इंडिविजुअल मीन आया है, ये है मीन डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन, यानी कि सैंपल के मीन ये आ रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां से यहां तक इतने लोगों का आ रहा है। अगर हम इनका दोबारा से मीन वापस निकालें तो वही आएगा जो इन पांचों का आएगा, जो पॉपुलेशन का मीन है। क्या है, तो आपको अगर सैंपल का मीन मालूम है तो उनका आपस में निकाल लो, तो वही बनेगा जो इनके सैंपल का मीन है। इसी को हम लोग जो है सैंपलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कहता है अगर हम सबको ऐड कर लें, जितने भी सैंपल के मीन है, और उनको डिवाइड द सम बाई कितने सैंपल, ये 10 से कर दें, तो हमें क्या मिला, डिस्ट्रीब्यूशन मीन। सैंपल का मीन नहीं मिल रहा, देखो फिर से देख लो, ये जो ये वाला है, ये सैंपल का मीन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, x⁻1। ये वाला दूसरा वाला क्या है, x⁻2। X⁻2। और अगर हम इन सब का निकाल लें, ये जो मीन है वो किसका मीन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन है। जितने भी सैंपल का अगर हम सबका निकाल लें तो क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन। तो ये तो सैंपल का मीन है, और जो ये सब आएगा वो सैंपल किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक उसका मीन है। ठीक है। और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे दिया हुआ है कि आपने क्या करा, कि एक रिवर है, उसमें से 10 1 लीटर के कंटेनर निकाल लिए, और हर कंटेनर में चेक किया कितना मरकरी पार्टिकल है। और जो मरकरी पार्टिकल, ये सैंपल की स्टैटिस्टिक है, क्या, मरकरी पार्टिकल पार्टिकल को गिनना। और जब आपने इन सब का मीन निकाला तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है, उसके मीन का, यानी आपने उसके मीन के साथ कुछ खेल किया। अगर आप उनकी मीडियन के साथ खेल करेंगे, तो अब हाइट का मामला है, तो हाइट में क्या है, एक बच्चा ऐसे खड़ा है, एक बच्चा ऐसे है, एक ऐसे, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो इसकी मीडियन क्या हो जाएगा, वो बता सकता है। मीडियन में हमेशा क्या होता है, जब आप अरेंज करते हैं तो जो भी मिड पॉइंट की वैल्यू होती है उसे मीडियन बोलते हैं। चाहे वो 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, लेकिन मीडियन में क्या होता है, सबको प्लस करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, सबको प्लस करते हैं और फिर डिवाइड। ठीक है। सबको प्लस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। ईच ऑफ द अबव सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी पार्शियली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब चाहे आप क्या निकालें, जैसे ये आपने एक सैंपल की हाइट निकाली, और सारे सैंपल की हाइट, वो सॉरी, एक सैंपल का मीडियन निकाला, फिर सारे मीडियन का मीडियन निकाला। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने हर एक का क्या निकाल रखा है, बोलो, सैंपल निकाल रखा। उन सारे सैंपल का जैसे ही निकालेंगे तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। ऐसे ही अगर हमने सबका मीडियन निकाला, हमने 5 ग्रुप का मीडियन निकाला, उन मीडियन का फिर अगेन से मीडियन निकाला, तो वो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हमारा एक प्रोपोर्शन वर्ड होता है, आगे बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर इसी क्वेश्चन को यहाँ पर किया हुआ है, क्या किया हुआ है,
इस क्वेश्चन में इन्होंने बेसिकली वही जो एवरेज निकाला था वही निकाला हुआ, यहाँ वो बताया जो मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने? कि आप क्या करें, ये जितने लोग आए हैं इनका मीन निकाल रखा है, इनको सबको ऐड किया है और 10 से डिवाइड किया है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आता है। ठीक है। और ये है पॉपुलेशन का मीन। इसका जब भी आंसर आएगा तो वो आएगा म्यू, और इसका आएगा म्यू एक्स। क्यों आएगा? म्यू क्यों यूज किया है? कि अब हमने इन सब को लिया, तो सबको लेना म्यू, लेकिन किन सब को लिया? एक्स बार को लिया। ये सारे कौन थे? x1 बार, x2 बार, इन सब को उठाया, तो ये एक्स बारों का मीन है। तो ये भी इतना आएगा, ये भी इतना आएगा। इसी को हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की एक थ्योरम के रूप में जानते हैं, और इसको लिखने के लिए क्या लिखते हैं? म्यू एक्स और म्यू लिखते हैं। ठीक है। ये लिखा हुआ कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो अल्टीमेटली किसका? पॉपुलेशन का मीन होता है, और पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा से हमेशा कि म्यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी? म्यू के बराबर, यानी पॉपुलेशन के मीन, पॉपुलेशन का मीन जो होगा ये होगा, और इन पॉपुलेशन के जितने भी आपने सैंपल बनाए हैं उन सैंपल के मीन का मीन निकालेंगे तो वो हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि हर एंगल से हर आदमी को हमने शामिल कर लिया है। एक फॉर्मूला जो हमेशा न्यूमेरिकल में यूज होगा वो ये है कि आपका ये जो म्यू एक्स बार होता है, म्यू एक्स बार यानी सैंपल एरर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एरर। ये जो एरर होती है उसका फॉर्मूला होता है, एरर होती क्या है? कि जब आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फिर समझिएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, सैंपल का नहीं, किसका निकालें? सैम्पलिंग। तो जो भी आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पीछे हमने देखा था उनका अगर हम क्या निकाल लें? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। और इसको निकालने का तरीका क्या है? एक तो लॉन्ग तरीका है, एक शॉर्ट तरीका है, कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको किससे डिवाइड कर लो? रूट एन से रूट डिवाइड एन कर लो। से। स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फॉर्मूले को आप कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन कैसे आता है उसमें हम देखेंगे। ठीक है। ये कितने लोग हैं यहाँ पे? 5 लोग हैं। 5 लोगों का मतलब पॉपुलेशन है। 5 लोगों का मतलब क्या है? पॉपुलेशन। 5 लोग हैं। इनमें से आपने ग्रुपिंग कर ली, मान लिया 3 3 की ग्रुपिंग कर ली, और उसके बाद ग्रुप बना के जब चेक करेंगे तो ये। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि इतनी देर में भी आपको समझा दूं। आपको जरूरत है अलर्ट होने की। अगर आप अलर्ट नहीं है तो फिर उसका ज़्यादा जो इम्पैक्ट है नहीं मिल पाएगा, अगर आप अलर्ट नहीं है तो। ठीक है। क्या है? कि जो भी पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन इस ग्राफ में फिट बैठती है, उसको हम सैम्पलिंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे आपके वहां पर सैलरी कुछ लोगों की 10,000 है, उससे ज्यादा लोगों की 12,000 है, उससे ज्यादा लोगों की 15,000 है, उससे ज्यादा लोगों की 25,000 है। अब आते हैं 30,000। 30,000 वाले थोड़े से कम है, 40 वाले और कम है, 60 वाले और कम है, 80 वाला और कम है। तो ये जो हाइट है, हाइट का मतलब ये है कि ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 5 लोगों की है, ये 8 लोगों की है, ये 10 लोगों की है, ये 20 लोगों की है। लेकिन यही रेंज ऐसे आती है बाद में। तो आपके जो सारे क्लेरिकल हैं, सारे क्लेरिकल का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है या नहीं, जल्दी से बता सकते हो? सारे क्लेरिकल 21 साल यस के, सर है। 31 साल के, 41 साल के, 51 साल के, और 58 साल के।
सबसे ज्यादा लोग कौन से होंगे आपके पास? 41 साल के, 31 फोर्टी टू वन साल 40। के हैं। सबसे कम लोग नए रिक्रूटी होंगे। उतने ही कम लोग रिटायर होने वाले होंगे। कुछ लोग 5 से 10 साल की जॉब वाले होंगे, जिनकी उम्र यहाँ होगी। कुछ लोग 15 से 18 साल की जॉब वाले होंगे, 20 साल की, उनकी यहाँ होंगे। कुछ लोग 20 है, तो आमतौर पर है। लेकिन अगर आपके बैंक में अगले 20 सालों में कोई भी रिक्रूटमेंट ना हो, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अब नॉर्मल। यही अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बन नॉर्मल। जाएगा? ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये आपका स्क्वीड, एक वर्ड यूज होगा आगे, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये वर्ड होगा? स्क्वीड। कि ये राइट को शिफ्ट होगा, यानी इस एज वाले मिलेंगे ही नहीं। 20 साल तक सब लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? 40 से 60 साल वाले में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनकी 20 साल की नौकरी हो चुकी होगी। तो आमतौर पर जब तक रिक्रूटमेंट होते रहेंगे, रिटायरमेंट होते रहेंगे, तब तक तो ऐसा रहेगा। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मानते हुए ये सारा काम हम करेंगे। ठीक है। इसमें कुछ चीजें ढूंढनी है आपको क्वेश्चन में। क्या ढूंढनी है? बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान चीज बता रहा हूं और आपके काम आ सकती है। क्या ढूंढना है? एक वर्ड ढूंढना है कि जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन का मीन कितना है, जो सारे लोग हैं उनका मीन कितना है। कितना है? 20,000। थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, उसके बाद बहुत फास्ट चलूंगा मैं। 20,000 है। तो 20,000 का मतलब है, क्या है 20,000 का मतलब? म्यू। हम्म। पूरी पॉपुलेशन ऐसा कहती है। पूरी पॉपुलेशन का क्या दिया हुआ है? क्या है पूरी पॉपुलेशन का? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। स्टैंड दिया हुआ है अभी क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी कुछ कर नहीं रहे। तो दो चीजें दी थी। दिस इज म्यू। कितना है म्यू? हम्म। 20,000। ट्वेंटी स्टैंडर्ड थाउजेंड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या लिखते हैं? ये कितना है दिया हुआ? गिवन है ये। इसमें कोई शक नहीं है, ये ट्वेंटी दो फोर चीजें हंड्रेड हमको गिवन है। नहीं, इसके सेवन बाद फिफ्टी। उसने कहा है रैंडम सैंपल कितने लोगों का है? 36। 36। यानी एन इज इक्वल टू क्या है? 30। 36। 36। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद करिए जरा, क्या लिखा हुआ? जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। आपने बुक में कहीं कर भी कुछ पढ़ा, फिलहाल उसे भूल के एक कॉमन याद कर लो याला। एक कॉमन याद कर लीजिए। ठीक है। एक कॉमन याद कर लीजिए। हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला है, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल गई ये बताना है आपको। बोलो क्या मिल गया आपको, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या नहीं है, जल्दी बोलिए। क्या ये है अवेलेबल? एक्स बार। एक्स बार जो होता है, हमने पीछे बताया था, ये किसका मीन होता है? एक्स बार है सर। सैंपल का मीन होता है। दो दो म्यू दो मीन है उसके। पॉपुलेशन का मीन होता है, जो कि हमको ये दिखाई दे रहा है, यानी कि म्यू ये है। और सैंपल का होता है जब वो कहता है कि हमने जो सैंपल लिया है वो सैंपल का रिजल्ट क्या होगा। तो उसने इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि मैं एक सैंपल ले रहा हूं, और वो सैंपल को क्या जानना चाह रहा है वो? प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है कि मैं जो 36 लोगों का सैंपल लूंगा, उसमें लगभग कितने परसेंट लोग कवर होंगे। उसमें लगभग कितने लोग परसेंट लोग कवर होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा बताओ, कि ये चीज हमारी क्या है? ये क्या है हमारी? क्या है? एक्स बार। ये जो 27 है, एक्स बार है। इस पिक्चर में जो हमारी पिक्चर बनी हुई, नीचे ग्राफ बना हुआ, उसमें समझाया गया है कि दिस इज एक्स बार।
दिस इज म्यू, दिस इज सिग्मा, दिस इज एन। ये चार चीजों की जरूरत है, देख लो यहाँ पे। अब ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें हमें क्या बना के देती हैं? सिग्मा एक्स बार। क्या फॉर्मूला था? सिग्मा अपॉन क्या था? √10। √10। इससे हम कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा सिग्मा एक्स बार कितना निकल के आ गया? 400। यानी अपॉन में कितना हो गया? 400 हो गया। ऊपर एक्स बार कितना है? ये माइनस ये कितना आ जाएगा? 750। तो 750 अपॉन 400 जो आया, उसको आप कैलकुलेट करेंगे, कितना आता है देखो जरा जल्दी से। 750 डिवाइडेड बाई 400 कितना आता है? 1.875। ये जो जेड लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी इतने लोग हैं वो, इतने लोग का जेड स्कोर कितना आ रहा है? 1.875। ये जेड का फॉर्मूला है ये वाला, इससे निकल गया। और जेड की एक टेबल है जिसमें हमें क्या दी है? प्रोबेबिलिटी परसेंटेज दी हुई है। क्या दी हुई है? प्रोबेबिलिटी 1.875। जल्दी से देखिए इस टेबल में। 1.8 ये है, 75। यहाँ पहला वाला 0, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 5 है। तो 7 5 में थोड़ा सा मार्जिनली वो रहता है। आप इन दोनों में से एक को ले सकते हैं, आमतौर पर पहले वाले को ले आता है। अगर ये 7 4 होता, 1.874, तो डेफिनेटली ये लेते। और अगर ये 1.876 होता तो डेफिनेटली ये लेते हैं। लेकिन मिड पॉइंट में आमतौर पर इसको ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिड पॉइंट आ गया। तो कितना आ रहा? 93। 46.93। तो ये जो शैडो एरिया है, जो इधर वाला एरिया है, ये वाला, जिसको मैं एक कलर से कवर करता हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा कितना आ गया? 46.93। कितना आ गया? 93। 46.93। और ये एरिया बचे हुए एरिया को निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि भैया और एरिया निकालो। आप कौन सा एरिया निकलवा रहा है आपसे वो? ये वाला निकलवा रहा है। कौन सा निकलवा रहा है? क्यों? क्योंकि क्या वर्ड लास्ट। यूज किया है यहाँ पे? ये क्या वर्ड यूज किया है? मोर देन टू। मोर देन। यानी ये पूछ रहा है, और फॉर्मूला आपका ये वाला एरिया निकालता है। तो जब आपका ये एरिया आ गया, आपको हमेशा पता रहना चाहिए हाफ ऑफ द एरिया 50% होता है। हाफ एरिया कितना होता है? 50%। तो उस हाफ एरिया को आप क्या करेंगे? हाफ एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक 50% है, उसमें से कितना एरिया निकाल देंगे? 46.93। 46। तो जो माइनस होके 90। बचेगा वो आपका आंसर होगा। आप बोलेंगे साहब इतने परसेंट लोग जो हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? 50% से आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा थ्री 3.07। पॉइंट जीरो सेवन परसेंट लोग हमारे ऐसे कवर हो जाएंगे। अगर हम इससे ज्यादा जानना चाहते हैं कि 20,750 से ज्यादा सैलरी वाले कितने परसेंट आएंगे, इतने। थ्री पॉइंट और जीरो ये सेवन सारी थ्योरी कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल। जब डेटा हमारे पास इस तरह का है, अगर ये डेटा ऐसा होता तो इसके रिजल्ट रिलायबल नहीं होते। ठीक है। तो ये सारा काम यहाँ पे उन्होंने उसी तरह का रखा है, सब माइनस प्लस कर रखा है। ठीक है। 1.875 को यहाँ पे उन्होंने 1.88 लिया, उससे थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ गई है, तो ये आ गया। ठीक है, चलिए। अगर आपने इतना समझ लिया है तो आगे आसानी हो सकती है आपको, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल हैं इसी पर बेस्ड होते हैं। एक आ गया न्यूमेरिकल सामने। कंसंट्रेट हो जाइए, ये क्वेश्चन रखा रखा है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। जिन्होंने पहले किया उनकी प्रैक्टिस होगी, जिन्होंने नहीं किया कोशिश करें समझने की, कोशिश करें समझने की। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या ढूंढना है? ये 25 ऑब्जर्वेशन इज अवर एन। एन। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सिग्मा।
सिग्मा। ठीक है। और ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन कितना है? ये क्या हो जाएगा आपका? पॉपुलेशन का मीन है म्यू। 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 आप देखिए कहाँ वैल्यू रखी, बहुत सीधे अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सीधे क्वेश्चन पे क्या है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपने इसकी जगह क्या यूज करना है? ये जो स्टैंडर्ड एरर है, आपको सिग्मा अपॉन रूट एन, सिग्मा कितना है? 17.2 पॉइंट टू अपॉन अपॉन रूट 5। 25, मतलब रूट 25 का 5 हो जाएगा। तो उससे आपका स्टैंडर्ड एरर कितना निकला? 3.44। थ्री पॉइंट जो फोर नीचे फोर फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो जरा। जेड इज इक्वल टू, क्या होता है बोलो? 1 अपॉन वन एक्स वो अपॉन वन बार। अपॉन जरूरत नहीं है, सीधे आ जाता है वही की बात। अच्छा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन ये सिग्मा एक्स बार। फॉर्मूला है, सिंगल सिग्मा। फॉर्मूला है, कई जगह यूज होने वाला। एक्स बार जेड माइनस इज म्यू इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन म्यू सिग्मा एक्स सिग्मा बार। एक्स सिग्मा बार। एक्स बार। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो हमारी ये वैल्यूज निकलती हैं। अब यहां पर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस? 92 से कम और 102 से ज्यादा। ज्यादा। 92 से 92 से ज्यादा कम 180। और 102 से ज्यादा। तो जो हमने ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ में मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं। ये ग्रीन कलर मुझे क्या बता रहा भैया? 92 से बिलो। और वन जीरो इससे टू ज्यादा। से ज्यादा। ठीक है, ठीक। ये पूछा उसने क्या है कि एक्स बार लेना कौन सा वाला है, जो कि 92 से क्या होगा, एक्स बार को 92 से क्या करने को बोल रहा है? ज्यादा। यानी कि आपको जो निकालना है वो मैं कलर कर रहा हूं येलो से। आपको निकालना है ये एरिया। ये समझ लो, कॉन्सेप्चुअलिटी बहुत आसान है इसकी। आपको आंसर कौन से एरिया का देना है? येलो येलो कलर। का। और हमारा जो जेड निकलता है, वो जेड कौन से एरिया का निकाल के देता है हमें हमेशा? सेंटर पॉइंट से इस साइड का और सेंटर पॉइंट से इस साइड का निकाल के देता है। तो हम पहला वाला जेड वन निकाल रहे हैं, तो पहले वाले जेड में हम एक्स बार की वैल्यू क्या लेंगे? 92। 92। दूसरे वाले में एक्स 92। बार की वैल्यू क्या लेंगे? वन 100। जीरो वन टू जीरो टू। तो पहले वाले में 92 माइनस ये रखा है, दूसरे वाले में 102 माइनस। इससे डिवाइड किया, इनसे हमारी दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक वैल्यू होगी जेड वन और एक वैल्यू होगी जेड जेड टू टू। ठीक है, देखिए जरा, ये सब किया हमने। हमारी एक जेड की वैल्यू ये आई है, दूसरे जेड की वैल्यू ये आई है। जब हम उसे टेबल में देख रहे हैं तो टेबल में एक वैल्यू ये आई है, दूसरी वैल्यू ये आई है, और दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड करने का कॉन्सेप्ट, माइनस करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, बहुत ध्यान से समझना। ऐड कब करते हैं और माइनस कब करते हैं, देखिएगा जरा यहाँ पे। चार पांच केस से बता देता हूं मैं क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका सेंटर में क्या दिया होगा? म्यू। 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 क्या दिया होगा? जेड स्कोर तो म्यू। याद नहीं करना है ना सर? किसको? जेड स्कोर को? जेड जेड स्कोर स्कोर को। को याद करने के लिए पांच छह याद कर लो। मैं बताता हूँ कौन सा। जी। 67.3 है, उसके बाद सीधे 90 है, 95 है, 95.5 है, 99 है, 99.7 है। इसको याद करने का तरीका आगे आएगा, मैं अभी अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो पहला वाला है, इसकी वैल्यू है सिग्मा, इसकी वैल्यू आती है जेड स्कोर वन, वन। इसकी आती है टू, इसकी आती है कितनी? थ्री। थ्री। जी। तो इसके बीच का होगा, तो आपको पर वन और इससे टू के ऊपर बीच अगर का ही कुछ भी है रखना तो है। उसको थ्री माना जाएगा ना सर? इससे इससे ऊपर, ऊपर अगर कुछ है तो हाँ 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 हाँ, उसको हाँ, थ्री इससे ऊपर काउंट तीन है करेंगे। और इससे ऊपर वन होता है। वन क्या, वन से छोटा भी होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं फिर, ठीक है। तो ओके। और इसकी जब जो ये जो वैल्यूज हैं, ये परसेंटेज, ये क्या है? परसेंटेज है।
और ये वैल्यू क्या है नीचे वाली? जेड वैल्यू। जेड है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, या तो वो इसको सेट, अच्छा, अगर इनमें से कोई होगा तो वैल्यू जरूर देगा। जैसे पिछले वाले में हमारा 1.875 आया, तो 1.875 तो यहाँ कहीं यस होगा सर। ना। यस सर। 1.87 जेड स्कोर यहाँ कहीं होगा, तो उसको उसी जी। के अकॉर्डिंग हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन कितने बनते हैं, क्वेश्चन वो देगा, जितने भी सैंपल देगा हर सैंपल का नाम हम लोग क्या रखेंगे? एक्स बार, X1 बार, अगर X2 एक बार। देखा तो एक ही हाँ, रखेंगे, और दो देगा तो दो नाम रख देंगे। ठीक है, अब मैं इसमें पूछता हूं आपसे, X1 से नीचे वाले बताओ, ये पूछूंगा। अगर मैं ये पूछता हूं आपसे, तो मुझे क्या करना है? ये निकालना है, ये वाला, इस वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किस में से घटा देनी है? 50। 50 में से घटा से देनी है। माइनस कर दें। तो पूरी 50 होती है आधी, इस वाले को माइनस करेंगे तो ये आ X बार जाएगा। माइनस में। अगर मुझसे इससे आगे पूछता तो बीच में भी ऐसी है, क्योंकि मुझे जो आंसर मिलता है वो इस सेंटर पॉइंट के इधर वाला मिलता है और इधर वाला। ठीक है, ये तो सेम हो गया। अब मान लिया वो पूछता है इनके बीच की बताओ, तो सिंपल काम है, P1 प्लस दोनों को प्लस कर दें, P1 पी प्लस टू है। P2। अब वो पूछता है कि इस X2 से इधर वाली बताइए, तो इधर का 50 एरिया प्लस तो आपके पास 52। बिल्कुल फिक्स है, 50। सिर्फ आपको क्या 50 जोड़ प्लस देना है उसमें? P2। 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 आपसे यहां से लेके आखिरी तक पूछता है, तो 50 प्लस इधर का P1। तो 50 है, 50 प्लस P1। P1 हो जाएगा। एक केस यूनिक होता है, जब वो दोनों ही वैल्यू आपके म्यू के वन साइड दे देता है। ये म्यू है, और उसने जो दोनों वैल्यू दे दी, क्या कर दी? दोनों ही एक साइड दे दी। जैसे X1 यहाँ दे दिया और X2 यहाँ दे दिया। इसमें क्या करना है, इसमें समझ लीजिए। इसने दे दिया X1, और आपसे कौन सा एरिया पूछ लिया? ये वाला। ऐसी कंडीशन में आपका एक आंसर तो ये निकल के आएगा, P1, और एक आंसर ये निकल के आएगा, P2। P2। आप अगर P2 माइनस P1 करते P2 हैं माइनस तो आपका P1। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यस कितना सर। है? 100 से 130 के बीच में पूछा हुआ है, और यस। मीन है कितना? तो 12। ठीक है, और सैंपल कितना है? 50। 50। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 56। 56। दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक में पूछा हुआ 100 से कम, क्या पूछा हुआ है? 100 से बिलो 100। कम। हाँ। कम। तो 112 यहाँ है, 100 यहाँ कहीं आएगा। आपका जो ये P1 आएगा, आप उसमें कितने में से माइनस कर दोगे? 50 माइनस P1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे में 100 से 130 पूछा हुआ है, यानी 100 से, यानी P1 और P2 को P2। प्लस करें। ठीक है, 50। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है हमारा, ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको करना है बता। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैनिपुलेटेड आ सकता है। क्या आ सकता है? उसमें क्या कह रहा है देखो, कि उसने जो प्रोबेबिलिटी दी है या मीन दिया है वो परसेंटेज में दे रखा है, कि भैया 2% उसमें क्या निकले? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव। और आपसे बोल रहा है कि 3% से ज्यादा होने के क्या चांस है? एवरेज तो 2% का है, लेकिन क्या चांस है कि वो 3% से ज्यादा डिफेक्टिव आ जाए? ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ध्यान से देखिए क्या किया हुआ है। देखो, 400 का एन है, 400 का 2% कितना होता है? 8। तो 8 हमारे लिए काम करेगा म्यू का।
आपसे उम्मीद कितनी कर रहा है? 3%। 3%। जो कि निकल के आएगा कितना? 12। 12। आपके लिए ये क्या होगा? x बार। एक्स बार होगा। यानी हमने देखा था एक्स बार माइनस म्यू, देखा था। यानी हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा। 12 - 8। ठीक है। अब इसमें कहीं आपको ये दिया हुआ है? नहीं। नहीं नहीं। दिया हुआ। अगर ये नहीं दिया हुआ तो आप ये भी नहीं निकाल सकते। हम्म, तो इसमें जो डिवाइड वाला निकलता है वो कैसे निकलता है? जो भी आपका एनपी है उसका रूट, जो आपका पहला आंसर है उसका रूट, रूट एनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट एन इंटू प्रोबेबिलिटी। एन कितना है? 400। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2%। कितना निकला एनपी? ये। तो हमारा जो फॉर्मूला बना, इसमें फॉर्मूला बना कि हमारा जो जेड का सीधा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? सीधे सीधे जेड का फॉर्मूला। क्या चेंज आया है इसमें? इसकी जगह ये आ गया। और इसने पूछा कितना है? कि इससे क्या पूछा हुआ है? ज्यादा। ज्यादा। इससे ज्यादा पूछा हुआ। तो इससे ज्यादा पूछने का मतलब आपका जो पिक्चर बनेगा, जो भी आपका जेड आएगा उसका जो भी परसेंटेज आएगा, कुछ इस तरह से समझो। ये तो आपका 2% है, उसने कितना परसेंट पूछा हुआ है? 3%। आपसे 3%। उसने ये वाला एरिया पूछा हुआ है, तो इतने 50 में से ये वाला एरिया क्या करेंगे आप? माइनस कर। माइनस। ठीक है। तो वो एरिया 0.426 आया। घटाने के बाद ये आंसर आया। ठीक है। एक ये दूसरी वैरायटी होगी। एक तीसरी वैरायटी। 3 तरह के क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछ सकता है। ठीक है। ये है दूसरी वैरायटी। तीसरी वैरायटी में क्या? कॉइन को टॉस किया। कितने बार? 700 टाइम। ऐसे और टाइम्स। वो कहता है कि हमारा हेड इतने से इतना आ जाए। तो अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो ये 700 का मीन कितना होगा? 350। मिड पॉइंट कितना होगा? 350 तो होगा मिड पॉइंट। ठीक है। उसने पूछा 280 से 375। कितना पूछा है? 280 से 375। 280 से 375 का मतलब एक बार हम 280 को यूज करेंगे, एक बार 375। तो यहाँ पे यूज किया हुआ, देखो किया हुआ है, किया हुआ है। हम्म। अब नीचे क्या है? जब पहले से दो पॉसिबिलिटी दी होती है तो उस कंडीशन में सीधे सीधे जितना नंबर है, कितना नंबर है पहला वाला, वो कितने 700। बार टॉस कर रहे हैं? 700 टाइम। 700। इनटू होने के चांस 0.5। इनटू 0.5। नहीं होने के चांस का 0.5। 0.5। अंडर। पिछले वाले में हमें उसने बताया था क्या? कि होने के चांस कितने परसेंट होते हैं, निकले थे उनके? 2%। 2%। हमने सीधे 700 का 2% लेकर के यहाँ एन इंटू कर दिया था। लेकिन इसने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में जिसको हम बोलते हैं टॉगलिंग बोलते हैं, जिसमें दो ही रिजल्ट आते हैं, जिसमें किसी चीज का होना या ना होने की पॉसिबिलिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें उसने किसी की भी परसेंटेज नहीं दी है, उसमें हमारा जो फॉर्मूला था एनपी, उसकी जगह क्या यूज होता है? रूट MCQ। एन, एनपी क्यू। क्या यूज होता है? बस आपको ये याद रखना है, रूट एनपी क्यू। और उस वाले में क्या याद रखना है? रूट एनपी। एनपी से मतलब ये कंडीशन। और इसमें
पहली भी परसेंटेज है, दूसरी भी परसेंटेज है। इसमें परसेंटेज नहीं है, दो एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है। ऐसा भी पूछ सकता था वो कि 700 का 40% से 70% चांस क्या है, तो आप इसकी कन्वर्ट करते हैं। 40% कर रहे हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है। इसकी कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 490। ऐसा भी कर, ठीक है। तो ये जब आपको टॉस हॉस वाली दो कंडीशन वाला क्वेश्चन दिया हो, रेंज दी हो, और रेंज एक बार इधर करेंगे, एक बार इधर करेंगे, एक की जेड स्कोर कितनी आ रही है, जब भी जेड स्कोर 3 या 3 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब वो पूरा सिंगल साइड पूरा पूरा क्या हो गया, कवर, कवर। 40%। पूरा कवर, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में 280 से 375 का आंसर जो आएगा, लेफ्ट का पूरा पूरा कितना यूज कर लेंगे हम, 50%। 50। 50%। फिर ये थर्टीन राइट पॉइंट वाला टू टू क्या निकालेंगे, लिखा है? ठीक है। न्यूमेरिकल थर्टीन को पॉइंट आपको टू टू लास्ट क्या में है करना है, इसमें? ध्यान रखना, पहले ही न्यूमेरिकल मत बैठ जाना, एकदम से आधा घंटा उड़ जाएगा, पता फिर भी आंसर आएगा या नहीं आएगा, नहीं कह सकते, ठीक है। चलो, क्या रिलेशन से होती है, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है वैसे वैसे स्टैंडर्ड एरर क्या होती जाती है, कम। क्यों? क्योंकि गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। 100 में से अगर आप 5 लोगों से पूछ के आओगे, 100 लोगों में से आप 80 लोग से पूछ के आओगे, तो कौन सा अच्छा रिजल्ट आएगा, ये वाला। और ये रिजल्ट 80। रियल टू किसके बराबर होगा, पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। ये वाला रिलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पक्का वाला है ये। अगर मान लिया क्वेश्चन में आपको सैंपल का साइज लेट से 50, और उसने कहा 8,000 लोगों में से मैंने उठाया है, दोनों चीज दी हो, तो स्टैंडर्ड एरर में एक पोर्शन ऐड हो जाता है जिसका नाम है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। ये आपकी स्टैंडर्ड एरर को रिफाइन कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है मैंने 50 लोग कितने लोगों में से उठाए हैं, यानी मुझे एक फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम है। क्या मालूम है? एक फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम है। तो जब मेरे को फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम है, तो मैं इस काम को थोड़ा सा अच्छी बेहतरी से कर सकता हूँ। एन का मतलब है 8,000। एन का मतलब कितना है, 8,000 माइनस 50 अपॉन 8,000 - 1, ये। और हमेशा ध्यान रखना है, अगर इन दोनों का रेशियो 0.5 से कम है तो आप इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनका फ्रैक्शन बहुत छोटा होता है, इसका जरा आंसर निकालना कितना आएगा, 7,950 डिवाइडेड बाई 7,999, और उसका क्या निकालना, रूट। तो 0.99 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.996 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1। वन। तो 1 का मतलब इसका कोई भी यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये फ्रैक्शन है कितना, जरा 50/8,000 करो। 0.00625। बहुत छोटा है। तो ऐसे मामले में कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं अगर इसमें 150 यूज कर लेता तो तब बात बनती मेरी। 150/8,000, तो 3 जीरो से यहाँ आया 8, अभी भी बात नहीं बन रही है। लेकिन ये भी मैं सही, यहीं 0। पे 300 यूज कर लेता, तो 300 यूज करता तो तब भी बात नहीं बन रही है। मैं यहाँ पे 500 यूज कर लेता तो बात बन जा रही है। 8 6 जा, 1500 कर ले तो हो जाएगा नहीं सर। 500 से आ जा रहा, 500 से आ जा रहा भाई। 500 अपॉन कितना है, 8000। 8, 500 अपॉन, ये 0.05 है, सॉरी, मतलब 5% बोलते हैं उसे, ठीक है। तो कितने से आ रहा है,
अगर 8,000 में से 1,500 लोगों से पूछना पड़ जाए ना, तो हो गया हमारा सैंपल की थ्योरी, सब फेल हो गए फिर तो। यानी इतना बड़ा फ्रैक्शन लेना ही पड़ जाए तो यार चलो यार 8,000 से ही पूछ लो, ठीक है। तो इसका यूज होता है, ये हमारी सैंपल एरर को रिफाइन करता है। यानी जितनी भी आई थी उसका कितना परसेंट बना दिया इसने? 90% नाइन्टी बना दिया। कितना बना दिया? 91%। 90% बना दिया। तो इससे हमारी सैंपल एरर क्या हो गई? कम हो गई। और अगर हमारी स्टैंडर्ड एरर कम होती है तो अपॉन वाला पोर्शन क्या हो जाता है हमारा? थोड़ा सा बढ़ जाता। बढ़ जाता नहीं, छोटा हो जाएगा। नीचे वाला पोर्शन छोटा होने का मतलब रिजल्ट का बढ़ना। अच्छा। और अच्छा। रिजल्ट का बढ़ना मतलब किसका बढ़ना? जेट। जेड का बढ़ना। जेड का मतलब है कि जो ये पोर्शन है वो इधर को क्या होता जाएगा? बढ़े। यानी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कवर होती जाएगी, ठीक है। जय। और अगर ये बहुत छोटा है तो 0.99 आ रहा है, इसका यूज करने का कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। नहीं। कितना फ्रैक्शन होता है? 0.05, यानी 5% से अगर वो है तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। इसका क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल वाइज, या कोई छोटा थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकता है। कब इसकी जरूरत पड़ती? जब हमारे पास होता है, ठीक है। अब जितनी बात हमने अभी करी ना, ये सारी बात हमारी हेल्पफुल होने वाली है एस्टिमेशन में। कहाँ यूज होने वाली है? एस्टिमेशन में। क्यों? एस्टिमेशन में इसी सैंपल के रिजल्ट का हम लोग यूज करते हैं। इसी सैंपल के रिजल्ट का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो मैं सीधे एस्टिमेशन पे आ रहा हूँ, क्योंकि एक एरर वाला फॉर्मूला हमारा एग्जैक्टली वही जो है यूज होने वाला है। आप लोग इसमें टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम अगर आप दे रहे हैं तो ये चैप्टर अब आपको नहीं देखने हैं। देखो, बात आती है कि क्या छूट गया। छूटा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अब क्या करें इतने समय में? यही। और मैं बहुत ही सावधानी से डिटेल करके इन चैप्टर को कराता हूं मैं। ये वही जान सकता है जिसने क्लास ले लिया। चलो एस्टिमेशन पे आते हैं। एस्टिमेशन का सबसे बड़ा जो चित्र है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि भैया, जो हमारा सैंपल रिजल्ट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट एस्टिमेट। सैंपल से हमें रिजल्ट आ रहे थे पीछे। सैंपल ने कहा साहब कि ये पॉपुलेशन है, 500 लोग हैं, 500 लोगों की सैलरी मैंने 20 लोगों से पूछी तो 15,000 आ गई, बात खत्म हो गई। तो ये क्या है? हमारा कौन सा एस्टिमेट है? पॉइंट Point. एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट। कौन सा है? पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट। अब दूसरी बात आती है इंटरवल एस्टिमेट। ये जो हमारा एस्टिमेट निकला है, इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, और वो गलती हमेशा सैंपल लेने में होती है। कि हमारी आंखें सही काम नहीं कर रही थी, हम बायस थे, कुछ था, ये था, वो था। तो जो हमारा एस्टिमेट है, अगर हम उसमें स्टैंडर्ड एरर को क्या कर लें? प्लस प्लस और माइनस माइनस कर कर लें। लो। यानी Plus minus. जो हमारा 15 का आंसर था, अगर हमारी एरर को हम एक मान लें या दो मान लें, तो -2 पीछे आ जाओ, +2 आगे चले जाओ, तो हमारा आंसर ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा? 13 से 17। 17। 17. अब वो कहता है कि साहब, मुझे इस आंसर को कॉन्फिडेंस लेवल में कन्वर्ट करो। वो कहता है साहब कितने परसेंट आप वो हो? तो अगर मैं कहूंगा साहब 90% कॉन्फिडेंट हूं, या मैं बोलूंगा 99% कॉन्फिडेंट हूं, तो मेरी जो स्टैंडर्ड एरर है उसमें किसी चीज से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किससे होगी? मल्टीप्लाई होगी जेड से। और वो जेड कैसे बनेगा? अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हम जेड से क्या बना रहे थे? पी। इन Or क्वेश्चनों में हम पी से क्या बनाएंगे? जेड। yeah. यानी उसने कहा साहब 90%,
तो 90% में स्टैंडर्ड एरर से जिससे मल्टीप्लाई की जाएगी जेड की, वो बनेगा कैसे? 90% का मतलब है, थोड़ा सा इधर देखना, 90% का मतलब होता है कि 45% यहाँ और 45% यहाँ। और ठीक। इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ बनाता हूँ, 45% यहाँ, 45% यहाँ। 45% का मतलब टेबल में आप क्या ढूंढेंगे? 0.45। 0.45 ढूंढेंगे, 0.45 ढूंढेंगे, उससे एक जेड आएगा। तो स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? वो करेंगे यूज। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई करके यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये ये किया हुआ है। तो इससे हमारा जो ये 13 और 17 था, थोड़ा थोड़ा और क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड की वैल्यू 1 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 2। 2। तो 1.2 इंटू 2 यानी 2.4। तो 2.4 हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 12.6। और यहाँ पे हो जाएगा 6 17 पॉइंट। 17.4। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन के कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं। 15-20 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। आपको जो करना ना कर लिए, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे चारों चैप्टर में कवर कर लें। ठीक है।